नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे पॉलिटिकल साइंस की समाधान सीरीज में, जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। ये एक वन शॉट रिवीजन वीडियो है, जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस के सभी सब डिसिप्लिन जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के सभी बुक्स एंड ऑथर्स की को कवर किया हुआ है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप एग्जाम में जाने से पहले यदि ये वीडियो देख लेते हैं तो ज़्यादातर जो आपको बुक्स रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको इस वीडियो से सीधे तौर पे देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि हमारा ये जो सीरीज़ है, हमारा ये जो इनिशिएटिव है वो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को अपने दूसरे भी साथी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि वो भी इस सीरीज़ से जो है लाभान्वित हो पाएँ। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑथर इज़ एसोसिएटेड विथ 4 एसेज ऑन लिबर्टी? स्वतंत्रता पर 4 निबंध किस लेखक से संबंधित है? ये किसकी किताब है? जे.एस. मिल, साय बर्लिन, डेविड कैले या फिर हर्बर्ट मार्क्यूस? आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद मैं जो है इसका करेक्ट आंसर दूंगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईसाई बर्लिन। ईसाई बर्लिन एक इन्फ्लुएंशियल लिबरल थिंकर हैं 20th सेंचुरी के, जो कि जाने जाते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ पावरफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी। वन इज नेगेटिव लिबर्टी एंड अनदर इज पॉजिटिव लिबर्टी, जिनको कि इन्होंने अपने ऐसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंदर में एक्सप्लोर किया है। और ये ऐसे जो है पार्ट है उनकी एक किताब का, जिस किताब का नाम है 4 एसेज ऑन लिबर्टी। तो 4 एसेज ऑन लिबर्टी एक बुक है जिसका एक चैप्टर है, एक एसे है क्या, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसी एसे के अंदर में उन्होंने 2 टाइप ऑफ लिबर्टी की बात करी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी को वो फ्रीडम फ्रॉम की बात करते हैं और पॉजिटिव लिबर्टी को फ्रीडम टू की बात करते हैं, जिसमें एक उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कोट भी दिया है। वो कहते हैं कि द लिबर्टी ऑफ द वॉल्स इज डेथ टू द लैम्प्स। मतलब बर्लिन जो है वॉर्न करते हैं अनलिमिटेड फ्रीडम को फॉर सम लाइक द पावरफुल दैट कैन डिस्ट्रॉय द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ अदर्स। माने वो कहते हैं कि जो लिबर्टी है वो बैलेंस होनी चाहिए विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। किसी एक की लिबर्टी दूसरे के जो है फ्रीडम में डिस्ट्रॉय ना करे, दूसरे के फ्रीडम में हस्तक्षेप ना करे। इस चीज़ के बर्लिन कहते हैं। इनकी और भी अदर बुक्स हैं जैसे कि हेज एंड द फॉक्स, लिबर्टी, द क्रूक्ड टिम्बर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरीके से इन्होंने कई सारी किताब लिखी है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेविड कैली इज द ऑथर ऑफ विच बुक फ्रॉम द लिस्ट? इनमें से कौन सी किताब डेविड कैली की है वो आपको बताना है। ऑन लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी या फिर डिफेंस ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। डेविड केली एक कंटेम्प्ररी अमेरिकन फिलोसोफर हैं एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ ऑब्जेक्टिविज्म। एंड ऑब्जेक्टिविज्म इज द फिलोसफी दैट इज ओरिजिनली फाउंडेड बाय अयान रैन। उनकी जो किताब है लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इट इज़ अ पावरफुल डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ फ्री सोसाइटी। मतलब जो डेविड कैली है वो फ्री समाज, फ्री सोसाइटी के लिए जो है इंडिविजुअल राइट्स और कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर नॉट ऑप्शनल, इट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि विदाउट सिक्योर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जब तक कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप नहीं है तब तक इंडिविजुअल फ्रीडम जो है कैन नॉट एग्जिस्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं हो सकती है। प्रॉपर्टी इज द फाउंडेशन ऑन विच ऑल अदर राइट्स आर बिल्ट। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी के आधार पर, के बेस पर ही सारे अदर आधार, सारे अदर्स जो अधिकार कहीं ना कहीं बने हुए हैं। वो कहते हैं कि फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर एंड टुगेदर। वो कहते हैं ट्रूली फ्री पर्सन इज समवन who owns the means of their survival. Without property, a person is at the mercy of others. वो कहते हैं कि विदाउट प्रॉपर्टी के जो व्यक्ति होता है वो दूसरे की mercy पे डिपेंड होता है। उन्होंने कैपिटलिज्म का मोरल डिफेंस किया है, मतलब कैपिटलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं। उनका एक कोट भी है इस किताब के अंदर में कि प्रॉपर्टी इज नॉट कंसेशन बाय द स्टेट, इट इज द रिकॉग्निशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स सुवरेनिटी ओवर द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन माइंड एंड लेबर।
इधर के लिए कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट द स्टेट अलाउज यू टू हैव, इट इज अ नेचुरल राइट, है ना, अ रिकॉग्निशन दैट व्हाट यू क्रिएट एंड अर्न इज राइटफुली योर्स। जो आपने कमाया है, राइटफुली तरीके से कमाया है, लीगली कमाया है, वो आपका है। विदाउट दिस यू आर नॉट ट्रूली फ्री। यदि वो आपके पास नहीं है तो आप कंप्लीटली फ्री नहीं है, इसका तात्पर्य ये है। तो कहीं ना कहीं डेविड के लिए अपने आप को लिबरलिज्म की ओर, इकोनॉमिक लिबरलिज्म की ओर झुका हुआ पाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैन एंड पीटर्स ऑथर्स की कौन सी किताब है? डेमोक्रेसी इन अमेरिका, सोशल प्रिंसिपल्स इन द डेमोक्रेटिक स्टेट, स्पिरिट ऑफ लॉस, ऑप्शन डी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सोशल प्रिंसिपल्स इन द डेमोक्रेटिक स्टेट। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जो एस आई बैन एंड आर एस पीटर्स जो हैं, उन्होंने ही दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी है, सोशल प्रिंसिपल्स एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पे उन्होंने मोरल फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लोर किया है और बेसिकली इट्स कंपेटेबिलिटी विथ लिबरल वैल्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। यहाँ पे इस किताब के अंदर में जो बात करते हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग, है ना। वो कहते हैं सिर्फ वोटिंग के बारे में डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि बेन पीटर कहते हैं कि मोरल प्रिंसिपल सच एज जस्टिस, फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मस्ट गाइड डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये गाइड करने चाहिए। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है किसके, यूटिलिटेरियनिज्म के। ये एम्फेसिस करते हैं रैशनल ऑटोनॉमी के ऊपर में। और इनका एक फेमस कोट भी है कि डेमोक्रेसी इज जस्टिफाइड नॉट बाय मेजॉरिटी रूल बट बाय द इक्वल मोरल वर्थ ऑफ द पर्सन, है ना। दे मीन्स दैट डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ नंबर्स गेम, इट्स अबाउट respecting each other's person's autonomy and building a society where everyone has equal moral consideration, not just a voice but dignity। ये कहीं ना कहीं विचार थे किसके, एस आई बैन आर एस पीटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट डेमोक्रेसी इन अमेरिका? डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसने लिखी है? मोंटेस्क्यू, अलेक्स दी टोक्वेली, मिल्टन फ्रीडमैन, एरिक फ्रॉम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलेक्स दी टोक्वेली। एलेक्स दी टोक्वेली ने लिखी है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। जो एलेक्स दी टोक्वेली है वो एक 19th सेंचुरी के फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर हैं और हिस्टोरियन भी है, जो कि जाने जाते हैं फॉर इस क्लासिक वर्क डेमोक्रेसी इन अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया है, काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रॉफिट्स, उसके अच्छाइयों को के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द फ्यूचर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड का फ्यूचर है डेमोक्रेसी। वो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी की जो टायरनी है उसको लेकर के भी जो है वॉर्न करते हैं। साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटी है उनके भी इंपॉर्टेंस की बात कौन करते हैं, एलेक्स दी टोक्वेली। उनकी एक फेमस कोट है कि द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज अ डेंजर इनहेरेंट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। वो कहते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर में जो मेजोरिटी की टायरनी है वो कहीं ना कहीं एक डेंजर खतरा बना ही रहता है, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो मिनोरिटीज़ हैं उनके राइट्स का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, ऐसा मानना था एलेक्स दी टोक्वेली का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंटेस्क्यू इज नोन फॉर विच वर्क ऑन लॉ? मोंटेस्क्यू कानून पर किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, स्पिरिट ऑफ लॉ, स्केप फ्रॉम फ्रीडम, या फिर स्ट्रगल अगेंस्ट लिबरलिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिट ऑफ लॉ। हम सब जानते हैं इनकी फेमस किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, जो मोंटेस्क्यू ने लिखी है, जो इन्होंने 1748 में लिखी थी। मोंटेस्क्यू एक 18th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसफर है ऑफ द इनलाइटनमेंट पीरियड। इनका जो फेमस काम है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो इन्होंने 1748 में लिखा था। दैट इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन पॉलिटिकल एंड लीगल थ्योरी। और इनके जो की आइडियाज है वो बेसिकली क्या है कि वो है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर मस्ट बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिससे कि अब्यूज जो है या फिर जो टायरनी है, टायरेनिकल जो फीचर्स हैं उसको अवॉइड किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। वो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर ब्रांच शुड बी चेक एंड द अदर्स टू मेंटेन लिबर्टी। अगर आप आज़ाद रहना चाहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है ब्रांच चेक एंड बैलेंस में होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वो कहते हैं कि लॉ रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ सोसाइटी। जो कानून होते हैं वो सोसाइटी के स्पिरिट, आत्मा को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो कहते हैं लॉ शुड नॉट बी यूनिवर्सल बट शुड वेरी डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट। वो कहते हैं कि कानूनों को यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए कि सब जगह हर कंडीशन में एक ही कानून चल रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि हर कंडीशन के लिए, हर क्लाइमेटिक सिचुएशंस के लिए अलग अलग जैसा इन्वायरमेंट है उस तरीके से कानून होने चाहिए।
वो डेस्पोटिज्म वर्सेस रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं। वो क्लासिफाई करते हैं गवर्नमेंट को इन रिपब्लिक, मोनार्की एंड डेस्पोटिज्म के। एम्फेसाइज करते हैं मॉडरेशन इज द की टू रिपब्लिकन लिबर्टी। वो मॉडरेशन मतलब बीच का रास्ते को जो कहीं ना कहीं मानते हैं रिपब्लिकन लिबर्टी का। उनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है कि पावर शुड बी अ चेक टू पावर। इसका मतलब, इस कोट का मतलब ये है कि मोंटेस्क्यू बिलीव करते थे कि नो वन इंस्टीट्यूशन और पर्सन शुड होल्ड एब्सोल्यूट पावर। कोई एक इंस्टीट्यूशन या फिर कोई एक व्यक्ति पावर को होल्ड नहीं करना चाहिए। बाय डिवाइडिंग पावर अमंग ब्रांचेस एंड अलाउइंग देम टू चेक ईच अदर, लिबर्टी कैन बी प्रिजर्व। वो कहते हैं यदि हम डिवाइड कर देंगे तो लिबर्टी कहीं ना कहीं प्रिजर्व होती नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम इज अ की वर्क बाय विच इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल थियोरिस्ट? एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूस, मिल्टन फ्रीडमैन या फिर डेविड कैले? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन फ्रीडमैन। जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो एक 20th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट और लिबरल पॉलिटिकल थिंकर है। इनकी लैंडमार्क बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो इन्होंने 1962 में दी थी। दैट बेसिकली शेप द फ्री मार्केट इकोनॉमिक फिलोसफी को शेप करती हुई नजर आती है। एंड दैट लेटर इंस्पायर्ड लीडर्स लाइक रोनाल्ड रेगन और मार्केट थेचर को इन्होंने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है। इस किताब का की आइडियाज क्या है? पहला है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। इस किताब में मिल्टन फ्रीडमैन मानते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले जो नेसेसरी कंडीशन है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, इफ इंडिविजुअल्स आर फ्री टू चूज इन द मार्केट, दे आर मोर लाइकली टू रेजिस्ट स्टेट टायरेनी। है ना। दूसरा क्या कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वो कहते हैं कि द रोल ऑफ द स्टेट शुड बी मिनिमल। राज्य का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए। इट शुड ओनली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स। ओवर रेगुलेशन एंड वेलफेयर पॉलिसीज, ही आर्ग्यूज, रिड्यूस फ्रीडम। वो कहते हैं वेलफेयर पॉलिसीज जो होती हैं या फिर जो ओवर रेगुलेशंस है सरकार का, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम को, आज़ादी को रिड्यूस करता हुआ नजर आता है। जो मिल्टन फ्रीडमैन है वो कहीं ना कहीं केनेशियन इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते हैं। फ्रीडमैन चैलेंज करते हैं उस समय के केनेशियन आइडिया को कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन मैनेज द इकोनॉमी। केनेशियन जो आइडिया था, उनका आइडिया क्या था कि गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग ज़्यादा करती है तो उससे जो इकोनॉमी होती है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इनका मानना था कि सच पॉलिसीज क्रिएट इन्फ्लेशन। यदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी तो उससे इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलेगा और एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये मॉनेटरिज्म का आइडिया भी कहीं ना कहीं देते हैं, जिसमें कि उन्होंने प्रमोट किया है द आइडिया दैट कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इज द बेस्ट वे टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड इंश्योर स्टेबल ग्रोथ। मतलब मनी सप्लाई को आप कंट्रोल करिए। जो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर में हो रहा है उसको अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। ये मिल्टन फ्रीडमैन का आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको एक बार पढ़िए जो मैंने अपनी स्लाइड में दिया हुआ है। आप समझ पाएंगे मिल्टन फ्रीडमैन के विचार को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बुक बाय एरिक फ्रॉम एक्सप्लोर्स द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम? एरिक फ्रॉम की किस किताब से हमें उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दिखते हैं फ्रीडम के? द स्ट्रगल अगेंस्ट लिबरलिज्म, रीजन एंड रेवोल्यूशन, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, फिर वन डायमेंशनल मैन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। एरिक फ्रॉम जो है वो एक जर्मन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक ह्यूमनिस्ट फिलोसफर हैं, जो कि एक्सप्लोर करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फ्रीडम, साइकोलॉजी और सोसाइटी के का जो इंटरसेक्शन है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हैं। उनकी बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, जो कि 1941 में पब्लिश करी गई थी। है ना। जिसके अंदर में वो एग्जामिन करते हैं कि वाई पीपल ऑफन फियर फ्रीडम एंड वॉलंटरली गिव इट अप। है ना। क्यों लोग जो है आज़ादी से डरते हैं और उसको वॉलंटरली दे देते हैं। है ना। तो इस किताब के अंदर के की आइडियाज क्या हैं? पहला आइडिया है कि फ्रीडम कैन बी फ्राइटनिंग। फ्रॉम आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न जो इंडिविजुअल्स है दो पॉलिटिकली फ्री बट often feel isolated, powerless and anxious। और दिस साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी जो है वो उनको मेक्स देम escape फ्रॉम फ्रीडम by submitting to authority और conforming to social norms। उनका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है फ्रॉम का, जो कि एक्सप्लोर करता है कि हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एजेस टू द मॉडर्न कैपिटलिस्ट एरा ब्राउट एक्सटर्नल फ्रीडम बट ऑल्सो इनर लोनलीनेस। राइट। विद द डिक्लाइन ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशन, पीपल लॉस्ट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कहीं ना कहीं खो चुके हैं। Mechanism of escape from outlines three psychological strategies people use to avoid the burden of freedom, that is authoritarianism, destructiveness
ऑटोमेटन कंफर्मिटी की बात ये करती है। 3 स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। फिर कहते हैं पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में। वो कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू फ्रॉम इज नॉट जस्ट freedom from external control but freedom to realize one's individual potential and act according to one's authentic self। जो व्यक्ति है उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, अपने हिसाब से काम करना, वही है फ्रीडम टू, असल फ्रीडम, राइट, ट्रू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हर्बर्ट मार्क्यूस ने किताब लिखी है द स्ट्रगल अगेंस्ट लिबरलिज्म इन द टोटलिटेरियन व्यू ऑफ द स्टेट इन विच ईयर। ये जो बुक है हर्बर्ट मार्क्यूस की, वो किस साल लिखी गई थी? 41, 55, या फिर दिस बुक इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर दिस टाइटल, या फिर द दिस बुक इज नॉट लिस्टेड फॉर मार्क्यूस। ये मार्क्यूस की किताब नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है कि दिस बुक इज नॉट लिस्टेड फॉर मार्क्यूस, ये मार्क्यूस की किताब नहीं है। हर्बर्ट मार्क्यूस एक जर्मन अमेरिकन फिलोसोफर हैं जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के की मेंबर माने जाते हैं और नियो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। इनका जो काम है वो कहीं ना कहीं डीपली क्रिटिक करता है लिबरल डेमोक्रेसी को, कैपिटलिज्म को और टोटलिटेरियनिज्म को, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वेस्टर्न सोसाइटी को। इनका जो मोस्ट फेमस आइडिया है वो है कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी यूजेस कंज्यूमरिज्म एंड मीडिया टू पैसिफाई पीपल विच ही कॉल्ड अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। वो कहते हैं कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है वो कंज्यूमरिज्म और मीडिया का इस्तेमाल करती है लोगों की नीड्स बढ़ाने के लिए, लोगों की ज़रूरत है उनको इंक्रीज करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टोटलिटेरिज्म, जो कि टोटलिटेरियनिज्म है एक सॉफ्ट फॉर्म का। So while he did write about liberalism and totalitarianism, he never wrote a book with that exact title, जो इन्होंने मार्क्यूस ने कभी नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीजन एंड रिवोल्यूशन बाय हर्बर्ट मार्क्यूस वाज पब्लिश इन विच ईयर। हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा रीजन एंड रिवोल्यूशन कब लिखी गई? 55, 1955, 1941, 1958 या फिर 1964? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1941। इस बुक के अंदर में मार्क्यूस जो है पहले मेजर वर्क है, ये जो बुक है वो बेसिकली मार्क्यूस की पहली मेजर वर्क है इन इंग्लिश में आफ्टर फ्लिंग नाजी जर्मनी। नाजी से ये जर्मनी से जब ये भाग गए थे, मैंने फ्लाई करे थे, उसके बाद गए सबसे बड़ा काम है इनका। ही फोकसेस ऑन टू जाइंट्स, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। मतलब इस बुक के अंदर में वो जो है हीगल पे फोकस करते हो, कार्ल मार्क्स पे फोकस करते हैं। एंड देयर आइडियाज ऑफ रीजन, हिस्ट्री एंड सोशल चेंज के ऊपर में कहीं ना कहीं फोकस रखते हैं हर्बर्ट मार्क्यूस। इनकी अदर किताब है इरोजन सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वन डायमेंशनल मैन, रिप्रेसिव टॉलरेंस और सोवियत मार्क्सिज्म। आप इन किताबों को भी जो है हर्बर्ट मार्क्यूस की याद रखेंगे, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हु रोट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर्स, जे.आर. लिकॉस, आर.एस. टाउनी। ऑप्शन डी है रॉबर्ट नोजिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर्स। इस बुक के अंदर में बेसिकली ही आर्ग्यू दैट पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट पावर बट अबाउट मोरल जस्टिफिकेशन, है ना। दे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। उन्होंने पावर और अथॉरिटी को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट किया है। पावर को उन्होंने कहा है कि मेयर फोर्स है, लेकिन अथॉरिटी क्या है? एक लेजिटिमेट या फिर एक एक्सेप्टेड पावर है। दे एम्फसाइज कंसेप्ट्स लाइक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, सिटीजन्स राइट्स एंड जस्टिफाइड यूज ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी की बात करते कौन? एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वालिटी के ऑथर कौन है? इक्वालिटी एक बुक है, उसके कौन ऑथर है? जे.आर. लिकोस, एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर्स, आर.एस. टाउनी या फिर रॉबर्ट नोजिक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगेन एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर्स। दे आर्ग्यू, ये जो स्कॉलर है वो कहते हैं कि इक्वालिटी डजंट मीन ट्रीटिंग एवरीवन आइडेंटिकली, है ना। एक तरीके से, एक जैसे तरीके से ट्रीट करना ही इक्वालिटी नहीं होती, बल्कि ट्रू इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग पीपल फेयरली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। जैसी ज़रूरत है, जैसा कॉन्टेक्स्ट है, उस हिसाब से लोगों को ट्रीट करना इक्वालिटी है। इट्स अबाउट इक्विटी नॉट यूनिफॉर्मिटी। देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर देते हुए नजर आ रहे हैं। वो इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, वो इक्विटी की बात करते हैं। वो सबको यूनिफॉर्मली ट्रीट करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति को फेयरली ट्रीट करने की बात करते हैं। कौन? एस.आई. बेन एंड आर.एस. पीटर्स। एंड दिस चैलेंजेस द रिजिड आइडियाज ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोट्स मोरल फेयरनेस इन पॉलिसी मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है ये सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट नोजिक इज फेमसली एसोसिएटेड विद विच बुक पब्लिश इन 1974? 1974 में जो पब्लिश हुई किताब के, किस किताब के लिए बहुत ज्यादा फेमस है रॉबर्ट नोजिक? द एग्जामिन्ड लाइफ, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया एंड द नेचर ऑफ रैशनैलिटी।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इस बुक के अंदर में नोजिक बेसिकली चैलेंज करते हैं रॉल्स थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को एंड सपोर्ट करते हैं मिनिमल स्टेट को, एक ऐसा स्टेट दैट प्रोटेक्ट्स ओनली लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी एंड हैव अ लेस इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। नोजिक बिलीव करते हैं कि टैक्सेशन इज इक्वल्स टू फोर्स लेबर। जो टैक्सेशन होता है, जो टैक्स लगाती है सरकार, वो एक लेबर की तरह, फोर्स लेबर की तरह है। इफ इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स हैव राइट्स एंड देयर आर थिंग्स नो पर्सन ग्रुप में डू टू देम विदाउट वायलेटिंग देयर राइट्स। इनका जो कोर कंसेप्ट है वो है इंटाइटलमेंट थ्योरी। इंटाइटलमेंट थ्योरी किसके साथ एसोसिएटेड है? वो है रॉबर्ट नोजिक। पता होना चाहिए, जाने कितनी बार कितने एग्जामों के अंदर में ये पूछा जा चुका है, इंटाइटलमेंट थ्योरी किसकी है। इस इंटाइटलमेंट थ्योरी का यही मतलब है कि एक व्यक्ति है जिन्होंने अगर सही लीगल तरीके से कोई प्रॉपर्टी कमाई हुई है तो वो इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी के लिए, और उससे जो है गवर्नमेंट उसको छीन नहीं सकती है। यदि वो छीनती है तो वो एक फोर्स लेबर की तरह माना जाएगा। उनके अदर वर्क्स भी दिए हुए हैं, द एग्जामिन लाइफ, नेचर ऑफ रेशनैलिटी, इनवेरिएंस, सोक्रेटिस पजल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवी डाइसी रोट विच बुक ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? इनमें से कौन सी किताब है जो कि एवी डाइसी ने लिखी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बुक है वो एवी डाइसी ने लिखी है। दिस इज द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, जो कि जिसमें कि डाइसी एक्सप्लेन करते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को, दैट इज द पार्लियामेंट कैन मेक और अनमेक एनी लॉ। ये बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, दैट नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना। इनका फेमस कोट है कि द रूल ऑफ लॉ इज द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ रेगुलर लॉ एज अपोज टू द आर्बिट्ररी पावर्स। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एवी डाइसी, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रोड टू सर्फडम इज अ वेल नोन वर्क बाय विच इकोनॉमिस्ट? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टीफन होम्स, जोनी सार्त्री, फ्रीडरिक हयाक, मैक्स वेबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक हयाक। फ्रेडरिक हयाक जो है वॉर्न करते हैं कि टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल लीड्स टू लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रेडरिक हयाक कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर ज़्यादा रहेगा तो इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती नजर आएगी, लॉस होती नजर आएगी, एंड इवेंचुअली डिक्टेटरशिप में चेंज हो जाएगी। उनका जो की आइडिया है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग किल्स फ्रीडम। उनका मानना है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो आज़ादी को ख़त्म करती है, आज़ादी को कम करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड करेगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसमें गवर्नमेंट क्या है, सब कुछ डिसाइड करती है, और जब वो सब कुछ डिसाइड करेगी तो जो व्यक्ति की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं हार्म हो गई, है ना। ही लिंक्स सोशलिज्म टू सफडम, फोर्स्ड ओबीडियंस के साथ में इन्होंने सोशलिज्म को लिख किया। इनका फोर्थ फेमस कोट है, द मोर द स्टेट प्लान्स द मोर डिफिकल्ट प्लानिंग बिकम्स फॉर द इंडिविजुअलिज्म। इनकी अदर वर्क्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन होम्स इज द ऑथर ऑफ पैशंस एंड कॉन्स्टेंट ऑन द थ्योरी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इज दिस स्टेटमेंट एक्यूरेट? क्या ये सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, बिल्कुल सही है ये। होम्स जो हैं आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी बैलेंसेस पैशन दैट इज फ्रीडम विद कांस्टेंट दैट इज लॉ। वो कहते हैं कि फ्रीडम को लॉ के थ्रू जो है लिबरल डेमोक्रेसी बैलेंस करती है। वो कहते हैं कि फ्रीडम नीड्स लॉस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम टर्निंग इनटू chaos। chaos होने से रोकते हैं कानून आज़ादी को। मतलब यदि हर व्यक्ति ही आज़ाद होगा और कोई कानून नहीं होंगे तो एक की आज़ादी दूसरे की आज़ादी में बाधाएं पैदा कर सकती है, ऐसा मानना था स्टीफन होम्स का। वो कहते हैं कि इवन इन डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन मस्ट लिमिट पावर टू प्रिवेंट अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑथर्ड द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक रिविजिटेड? द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी किसकी किताब है? स्टीफन होम्स, मैक्स वेबर, जोनी सार्तोरी, आर एम मैकइवर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियोनी सार्तोरी। सार्तोरी एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स इन थ्योरी वर्सेस हाउ इट वर्क्स इन रियलिटी, है ना। थ्योरी में डेमोक्रेसी क्या और रियलिटी में कैसे काम करती है इसके बारे में बात करते हैं। ही बेसिकली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के बारे में। वो कहते हैं कि रियल डेमोक्रेसी नीड्स मोर देन इलेक्शन, है ना। इलेक्शन से बहुत ऊपर है रियल डेमोक्रेसी। इट नीड्स फ्रीडम, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक रीजनिंग। ये होती है रियल डेमोक्रेसी, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो, पब्लिक रीजनिंग हो, फ्रीडम हो। इनकी अदर किताब है डेमोक्रेटिक थ्योरी, पार्टीजन पार्टी सिस्टम, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गई एग्जाम्स के अंदर में।
आप इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेवर्स इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इज टाइटल्ड एज। क्या है मैक्स वेवर का काम? द ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, राइट्स ऑफ मैन, या फिर ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पे जो मैक्स वेवर हैं वो कहते हैं कि हाउ इकोनॉमिक बिहेवियर, रिलीजन एंड लॉ शेप सोसाइटी। किस तरीके से जो इकोनॉमिक बिहेवियर है, जो धर्म है, कानून है, सोसाइटी को शेप करते हैं। बेसिकली ही इज नोन फॉर द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी बात करी है। इनकी किताब है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे इन्होंने हाउ रिलीजन सपोर्ट्स कैपिटलिज्म के ऊपर में बात करी है। इनका बहुत फेमस कोट है कि पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्लो बोरिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स, है ना। इनका कई सारे अदर वर्क्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एम मैकाइवर, जिनका एक किताब है ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट, किस ईयर पब्लिश हुई थी? 1971, 1938, 1946 या फिर 1953? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1946। इस बुक के अंदर में आर एम मैकाइवर जो है वो कहते हैं कि द ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो इनकी किताब है, इसमें वो कहते हैं, एम्फेसाइज करते हैं ऑन द मोरल फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी में, एंड दैट इज रिटन जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, व्हेन द वर्ल्ड वाज रीबिल्डिंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। इसमें जो इनका की आइडिया है वो है, मैकाइवर बिलीव करते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर नॉट ग्रांटेड बाय द स्टेट but inherent to all individuals, and that democracy must be rooted in respect for human dignity। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है ह्यूमन डिग्निटी के अंदर में रूटेड है। इनके एक फेमस कोट है कि लिबर्टी इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैन्स मॉरल विल, राइट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन किसकी किताब है? लास्की, बेंथम, या फिर थॉमस पेन, या फिर बार्कर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, थॉमस पेन। थॉमस पेन अपनी इस किताब के अंदर में कहते हैं, बेसिकली सपोर्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, एंड नेचुरल राइट्स, डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर फॉर ऑल की बात करते हैं। इनका जो मेन आइडिया है वो है, मैन हैज नेचुरल राइट सिंपली बिकॉज ही इज अ ह्यूमन। ही बिलीव गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, सपोर्ट पुअर पीपल एंड अवॉइड मोनार्की एंड हेरिडिटरी प्रिविलेजेस। इस चीज की बात करते हैं कौन? थॉमस पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज लास्कीज ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिश? किस साल ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिश होती है? 71, 1938, 1951, 1949? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1938। लास्की की जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक फाउंडेशनल वर्क है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में, जो कि 1938 में पब्लिश हुई थी, जिसने की क्रिटिक किया है कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट पावर एंड डिफेंडेड इंडिविजुअल लिबर्टी। लास्की कहते हैं कि स्टेट इज नॉट अबव सोसाइटी, इट इज अ पार्ट ऑफ इट एंड मस्ट बी अकाउंटेबल। राज्य जो है सोसाइटी से ऊपर नहीं है, उसका हिस्सा है, और इस उसको जो है अकाउंटेबल होना ही चाहिए। लास्की की जो किताब है लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, वो किस चीज पे फोकस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, द डिलेमा ऑफ आवर टाइम्स, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, या फिर डेमोक्रेसी इन क्राइसिस? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। इसके अंदर में जो लास्की है वो कहते हैं कि हाउ फ्रीडम इज नॉट जस्ट द absence ऑफ रेस्ट्रेंट बट द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू ग्रो। सिर्फ रेस्ट्रेंट्स, absence ऑफ रेस्ट्रेंट्स ही फ्रीडम नहीं है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस हैं जो कि अलाउ करती हैं व्यक्ति को ग्रो करने के लिए। कि कॉल्स फॉर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एज द बेस ऑफ ट्रू लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम इज अ वर्क बाय विच पॉलिटिकल थ्योरिस्ट? जेरेमी बेंथम, बार्कर, लास्की, या फिर स्टीफन होम? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हेरोल्ड जे लास्की। इस किताब के अंदर में बेसिकली लास्की ने एक्सप्लेन किया है इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जेरेमी बेंथम का प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन है वो किस साल पब्लिश हुआ था? 1789, 1951, 1922, या फिर 1976? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 8, 1789। बेंथम एक यूटिलिटेरियन है, सब जानते हैं इसके बारे में, और ये एक जो है यूटिलिटेरियन टेक्स्ट है जो कि बात करता है कि लॉ शुड एम फॉर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। उनका एक बहुत फेमस कोट है कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, दैट इज पेन एंड प्लेजर। है ना, कि दुनिया को नेचर ने, पूरी ह्यूमन मैनकाइंड को, मतलब मानव जाति को नेचर ने दो सॉवरेन है। अल्टीमेट सॉवरेन क्या है? दो,
दैट इज पेन एंड प्लेजर। व्यक्ति हमेशा ही या तो पेन से प्लेजर की ओर भागता हुआ नजर आता है ना। हर व्यक्ति जो है पेन से किस ओर भाग रहा है, प्लेजर की ओर। और यही दो सोवरेन है जो कि नेचर ने बनाए हैं ह्यूमन काइंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी वाज रिटन बाय विच ऑथर, किस के द्वारा ये लिखा गया है? बेंथम, बार्कर, स्टीफन होम्स या फिर आर.एच. टॉने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बार्कर। बार्कर एक्सप्लोर करते हैं कंसेप्ट्स लाइक अथॉरिटी, सुवरेनिटी एंड राइट्स इन अ फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क। इनकी जो राइटिंग है वो एक फाउंडेशनल है फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ राइट्स व्हाई लिबर्टी डिपेंड्स अपॉन टैक्सेस was co-authored by Stephen Holmes and by whom? अमर्त्य सेन, एम.सी. नसबम, क्रॉस आर, डेरी राफेल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस आर के साथ में मिलकर किताब लिखी गई है। इस किताब के अंदर में बेसिकली वो आर्ग्यू करते हैं कि राइट कॉस्ट मनी की बात करते हैं। राइट, लिबर्टी इज नॉट फ्री। वो कहते हैं आज़ादी फ्री नहीं है। टैक्सेस फंड कोर्ट्स, पुलिस एंड सर्विसेज दैट मेक राइट्स रियल। वो कहते हैं कोई भी अधिकार फ्री नहीं होते, उनके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। किस फॉर्म में? जैसे कि जो हमारे टैक्सेस होते हैं वो उसका इस्तेमाल होता है टू फंड कोर्ट्स, कोर्ट्स की सैलरी देने में, पुलिस को सैलरी देने में, सर्विसेज में उन फंड्स का इस्तेमाल हो रहा है, तभी हमारे जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो पा रहे हैं। राइट, तो कहते हैं कोई भी राइट्स फ्री नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री राइट। बिहाइंड एवरी राइट देयर इज अ बजट। हर राइट के पीछे क्या है? बजट है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर्त्य सेन एंड एम.सी. नसबॉम कोलैबोरेटेड ऑन विच वर्क? इन दोनों ने मिलकर कौन सा काम लिखा है? प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस या फिर एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अंदर में ये जो बुक है यहाँ पे बेसिकली जो सेन है इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया है। वो कहते हैं कि जस्टिस इजंट जस्ट अबाउट रिसोर्सेज बट अबाउट व्हाट पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू विद देम। क्या कर पा रहे हैं, किस चीज की वो कैपेबल है, वो एक्चुअली में जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल पॉपर का जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है क्रिटिसाइजिंग टोटलिटेरिज्म इज टाइटल्ड एज। किस किताब के अंदर में उन्होंने टोटलिटेरिज्म को क्रिटिसाइज किया है? चार बुक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये जो किताब है वो कार्ल पॉपर की बहुत फेमस किताब है जिसको हम देखने वाले हैं। कार्ल पॉपर ने अपनी इस किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी जो इन्होंने 1945 में लिखी थी, वो एक मोस्ट पावरफुल फिलोसफिकल डिफेंस है डेमोक्रेसी का, जिसके के अंदर में वो टोटलिटेरिज्म को क्रिटिक करते हैं इन 20th सेंचुरी में। इनकी दो अदर वॉल्यूम वर्क है पोपर की जिसमें कि वो आइडिया ऑफ हिस्टोरिसिज्म को अटैक करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री अनफोल्ड्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड लॉज। जहाँ पे वो देखते हैं टोटलिटेरिज्म का रूट है ना, विच ही सॉ एज द रूट ऑफ टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज। ही क्रिटिकली बेसिकली एनालिसिस थिंकर्स लाइक प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स। इन्होंने इन तीनों स्कॉलर्स को क्रिटिकली एनालाइज किया है और इन तीनों को जो है ओपन सोसाइटी का क्या माना है? एनिमीज माना है। एंड क्लेमिंग देयर फिलोसफीज लेड द फाउंडेशन फॉर अथॉरिटेरियन regimes. Popper argue for an open society, एक ऐसे सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, individual freedom and critical rationalism. He insists that no one holds the ultimate truth and that societies must remain open to criticism, reform and diversity of opinion. इनकी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है पॉलिटिकल थ्योरी में and is a classic critics of ideologies that sacrifices freedom for utopian goals. तो कहीं ना कहीं कार्ल पॉपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव। उनकी ये जो किताब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। पता होना चाहिए वो तीन एनिमी कौन है, प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी वाज रिटन बाय विच ऑथर, जिसको कि ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क ऑन लिबर्टी? कार्ल पॉपर, बार्कर, बर्लिन या फिर नेटलशिप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन। बर्लिन का जो हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी है वो शायद बर्लिन ने लिखी है। बेसिकली वो एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर है, अपने काम लिबर्टी के लिए जाने जाते हैं। अगेन इन्होंने नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट बार्कर इज द ऑथर ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी प्लेटो एंड हिट्स प्रेडिसेसर्स पब्लिश्ड इन 1954, 1929, 1918 या फिर 1953। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1929। आगे देखते हैं कि जो ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये जो बुक है कि द ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी प्लेटो एंड हिज प्रेडिसेसर्स वाज रिटन बाय अर्नेस्ट बार्कर, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी। एंड दिस बुक इज वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी।
इस वर्क के अंदर बार्कर ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स टू प्लेटो तक का जो पूरा डेवलपमेंट है पॉलिटिकल थॉट का, उसको वो देखते हैं, एग्जामिन करते हैं ये कि कैसे जो अर्ली ग्रीक आइडियाज थे ऑन जस्टिस, स्टेट, लॉ एंड सिटीजनशिप शेप द प्लेटोस फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हु डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन रिपब्लिक्स ऑफ प्लेटो पब्लिश इन 1929। 29 में लेक्चर्स ऑन रिपब्लिक ऑफ प्लेटो किसने जो है किताब लिखी? बार्कर, लेविंसन, नेटलशिप या फिर जॉन वाइल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिचर्ड लेविस नेटलशिप। जो नेटलशिप है, जो इनका जो बुक है लेक्चर्स ऑन रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, वो पब्लिश हुई थी इनके मरने के बाद 1929 में, एंड इट बेसिकली कंटेन्स द लेक्चर नोट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचर्ड लेविस नेटलशिप, जो कि एक ब्रिटिश आइडियलिस्ट फिलोसोफर है। He is best known for his deep and idealistic interpretation of Plato's Republic. He basically emphasized the ethical and educational dimensions of Plato's thought. इन्होंने ethical और educational dimension है प्लेटोस का, उस पर ज़्यादा emphasize किया है। ये जो lectures है वो compile किए गए थे from his teaching at Balliol College, Oxford में। Though Nettleship passed away in 1892, इनके जो lecture were preserved and published later in 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ईयर डिड पंडिता रामाबाई पब्लिश द हाई कास्ट हिंदू वुमेन? कब पब्लिश की गई थी हाई कास्ट हिंदू वुमेन? 1882, 1929, 1887, 1948? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1887। पंडिता रामाबाई हैं वो एक इंडिया की अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर्स मानी जाती हैं, जो कि एडवोकेट थी विमेंस राइट्स की बहुत ज़्यादा। इनकी किताब है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो इन्होंने 1887 में पब्लिश करी थी। This is a powerful text that exposed the plight of upper caste Hindu women, especially जो widows हुआ करती थी उनके बारे में। It provided the first-hand documentation of the social evils such as child marriage, widowhood, lack of education and patriarchal domination। ये इंग्लिश में लिखी गई थी and targeting both Indian elites and the Western world to draw attention to gender oppression in India। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द गीता रहस्य? गीता रहस्य किसने लिखा था? एम के गांधी, जे बी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक या फिर राम मनोहर लोहिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफिकल वर्क है दैट इज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि हम लोकमान्य तिलक भी के नाम से भी जानते हैं। इस किताब का जो पूरा नाम है वो है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, जो कि इन्होंने मराठी में लिखी थी जब तिलक मांडल्य जेल बर्मा के अंदर में थे। इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1915 में, जैसे ही वो आज़ाद होते हैं उसके बाद। इनका जो कोर मैसेज है जो तिलक देते हैं वो बेसिकली क्या है कि तिलक का जो इंटरप्रिटेशन है भगवत गीता का, वो फोकस करता है ऑन द कर्म योग, द पाथ ऑफ एक्शन, नॉट रिनंशिएशन। सब कुछ छोड़ देने में, रिनंशिएट करने में नहीं, बल्कि कर्म करने पे ज़्यादा फोकस करता है इनका इंटरप्रिटेशन। He basically challenged the passive interpretation of the Gita promoted by other thinkers, है ना। He basically asserted that selfless action and duty to society is the true message of Krishna। जो selfless action है वो कहीं ना कहीं, और जो ड्यूटी है अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो कहीं ना कहीं मैसेज है कृष्ण जी का, कृष्ण भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु रोट द गांधीयन वे? गांधीवन किसके द्वारा लिखी गई है? एम के गांधी, राम मनोहर लोहिया, सी एफ एंड्रू या फिर जे बी कृपलानी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जे बी कृपलानी। गांधीयन वे इज ऑथर्ड बाय जीवत राम भगवन दास कृपलानी, जिनको कि हम जे बी कृपलानी भी कहते हैं, जो कि एक सीनियर गांधीयन फ्रीडम फाइटर थे। जे बी कृपलानी एक महात्मा गांधी के क्लोज एसोसिएट थे, जनरल सेक्रेटरी थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, और ये प्रेसिडेंट भी रहे थे कांग्रेस के ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी गांधीयन प्रिंसिपल से, नॉन वायलेंस, स्वदेशी और सर्वोदय जैसे गांधी के आइडियाज से। इस किताब के अंदर में कृपलानी एक्सप्लेन करते हैं गांधी के स्पिरिचुअल फिलोसफी को, है ना, द एप्लीकेशन ऑफ नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का जो सिद्धांत था उसको एक्सप्लेन करते हैं इन पॉलिटिक्स में, इन पर्सनल लाइफ। गांधी के जो सत्य के ऊपर विचार थे उनको डिफाइन करते हैं, सेल्फ रिलायंस, डिसेंट्रलाइजेशन, विलेज इकोनॉमी, इन सभी विचारों को जो है जेबी कृपलानी एक्सप्लेन करते हैं। इट इज बोथ अ ट्रिब्यूट एंड एनालिटिकल रिफ्लेक्शन ऑन गांधीयन लेगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स गांधीयन सोशलिज्म इज अ वर्क बाय विच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर? किसका काम है? जेबी कृपलानी, सी एफ एंड्रयू, राम मनोहर लोहिया या फिर राज मोहन गांधी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। मार्क्स गांधीयन सोशलिज्म एक रिनाउंड वर्क है बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि इंडिया के मोस्ट ओरिजिनल पॉलिटिकल थिंकर्स एंड प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर थे।
राम मनोहर लोहिया एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे एंड सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर थे, जो जिन्होंने कि मार्क्सिस्ट एनालिसिस को गांधीयन टेक्निक ऑफ एक्शन के साथ में क्या किया था, ब्लेंड किया था। ही बेसिकली अपोज बोथ कैपिटलिज्म एंड ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ सोवियत कम्युनिज्म। ये स्ट्रॉन्ग एडवोकेट करते थे फॉर सोशल जस्टिस, स्पेशली कास्ट एंड जेंडर इक्वलिटी को उन्होंने काफी ज्यादा महत्व दिया है। इस किताब के अंदर में जो कि 1950 में जो 1950 में जो पब्लिश हुई थी, इसके अंदर में इन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे गांधी के मेथड अलाइन करते हैं विथ एंड डाइवर्ज फ्रॉम मार्क्सिस्ट थ्योरी। कैसे मार्क्सिस्ट के साथ में अलाइन करते हैं और डाइवर्ज करते हैं गांधीयन थॉट, है ना। साथ ही साथ इसमें जो लोहियास का विजन थे नॉन वायलेंट सोशलिज्म का, जो कि इंडियन इथोस के अंदर में रूटेड है, उसके बारे में बात करते हैं। अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सोशलिज्म का क्रिटिक करते हैं एंड कॉल फॉर इंडियनाइज्ड सोशलिज्म की बात करते हैं। कौन? हमारे राम मनोहर लोहिया जी। इट रिफ्लेक्ट्स लोहियास डीप एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, मॉरल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ टारगेट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाज पब्लिश इन 2008 बाय हुम? किसके द्वारा? राजमोहन गांधी, लुइस फिशर, रामचंद्र गुहा, एकनाथ ईश्वरन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रिटन बाय रामचंद्र गुहा, जो कि एक रिनाउंड इंडियन हिस्टोरियन है एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल है। It was first published in 2007 internationally and 2008 in India. This book is a landmark work on post-independence Indian history. रामचंद्र गुहा एक एमिनेंट हिस्टोरियन है, कॉलमनिस्ट थे एंड ऑथर थे, नोन फॉर हिज राइटिंग accessible, well-researched work on Indian history, environment and cricket. He also read Gandhi Before India and Gandhi The Years That Changed the World. इनकी जो बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, वो कवर करती है इंडिया की हिस्ट्री फ्रॉम 1947 टू 21st सेंचुरी, जिन्होंने पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमाथ, नेहरू एंड एरा, इमरजेंसी अंडर इंदिरा गांधी, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिशंस, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल मूवमेंट्स, कास्ट पॉलिटिक्स एंड कम्युनल टेंशन जैसे कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गुड बोटमैन इज अ बुक बाय विच ऑथर? किसके द्वारा लिखी गई थी? लुइस फिशर, E.H. कार, राजमोहन गांधी या फिर रामचंद्र गुहा? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजमोहन गांधी। द गुड बोटमैन अ पोर्ट्रेट ऑफ गांधी, written by the Rajmohan Gandhi, the grandson of Mahatma Gandhi and a respected historian, journalist and politician. राजमोहन गांधी ग्रैंड थे किसके? महात्मा गांधी ने, गांधी के, है ना। एक बायोग्राफर हैं, वो एक एकेडमिशियन थे, है ना, कहीं ना कहीं। एंड वो फॉलो करते थे बहुत ज़्यादा चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को और महात्मा गांधी को। एंड ही हैज़ रिटन सेवरल बुक्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड गांधीयन लेगेसी का। द गुड बोटमैन, ये जो बुक है, दैट इज़ अ कंपैशनेट एंड बैलेंस्ड बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, जो कि फोकस करती है गांधी के इंटरनल स्ट्रगल्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन में, और रोल इन इंडियाज फ्रीडम एंड स्ट्रगल, moral philosophy and spiritual depth, humanize Gandhi in offering a more personal insight than traditional political biographies. बेसिकली बायोग्राफी है महात्मा गांधी की, राजमोहन गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ वॉल्ट डब्ल्यू रोस्टो द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? डिपेंडेंसी थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कैपेबिलिटी अप्रोच? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजमोहन गांधी। ओके, इसका ये पिछला वाला ही एक्चुअली इसमें ऐड कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, डब्ल्यू जो रोस्टो है, वो किस थ्योरी के साथ में हमें देखने के मिलते हैं? वो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, आधुनिकरण सिद्धांत के साथ में डब्ल्यू जो रोस्टो है उनकी ये वक्त देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप एक्सप्लेनेशन को प्लीज अवॉइड करिए, मेरे ख्याल से मिस प्रिंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 is a seminal work by which political scientist? Lucian W. Pye, David Apter, Samuel P. Huntington and Emmanuel Wallerstein. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल पी हंटिंगटन। इस किताब के अंदर में जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी है, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में ये प्रोफेसर थे, और ये अपनी थ्योरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री रिलेशन, सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे कई थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ अपनी किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लिए भी जाने जाते हैं। इस किताब के अंदर में पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के अंदर में इन्होंने ऑप्टिमिस्टिक व्यू दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेचुरली लीड्स टू डेमोक्रेसी, इस व्यू को उन्होंने क्या किया है? चैलेंज किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डेमोक्रेसी आती है। इस व्यू को, इस विचार को उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया है। उनके जो की आर्ग्यूमेंट है वो है पॉलिटिकल डिके कैन अकर व्हेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट कीप पेस विद सोशल मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक चेंज। He introduced concepts like
political institutionalization, Praetorian societies where military and other groups dominate politics, right? Importance of order and stability in developing nations. Next question देखते हैं. Okay, so these were the questions that we have discussed in this series, जो कि आपके आने वाला यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, जो कुछ ही दिन में है, जो मेरे ख्याल से 2 दिन बाद 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है. उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ये जो क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम आप रिवाइज़ करके जा रहे हैं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, जो कई बार हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं. इनका हमने थोड़ा-सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में देखा है, ताकि यदि फैक्चुअल से यदि वो एग्ज़ामिनर है, यदि वो कंसेप्चुअल की ओर बढ़ता है, थोड़े थ्योरेटिकल वे में पूछता है, तब भी आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ, सॉल्व कर पाओ. इस चीज़ के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई थी. उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपका फ़ायदेमंद रही हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी हो. तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, इसमें जो क्वेश्चंस थे वो कैसे लगे, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. साथ ही साथ यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. और यदि ये आपको अच्छी लगी हो, आपकी थोड़ी-सी भी मदद कर पाने में सहयोग दिया हो इस सीरीज़ ने, तो आप इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, है ना? यहाँ से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कहीं न कहीं एनहांस करें अपने मार्क्स को. मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही एक सीरीज़ के साथ में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.